मेरी शादी को अब कुछ दिन ही रह गए थे। वो मुझे शादी का लाल जोड़ा देकर चली गई। मैं आंगन में ही बहुत खुशी से अपनी चीजें देखने लगी, खुश होने लगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी शामत को खुद दावत दे दी। मैं बेहद खुश थी। मेरी सास मेरे लिए बहुत खूबसूरत शादी का सुर्ख लाल जोड़ा जो लाई थी। बस कुछ दिन ही तो रह गए थे मेरी शादी में। खुशी खुशी अपने कमरे में गई और दुल्हन का जोड़ा पहन लिया। अपने बालों को भी खोल लिया। अपना सरापा सामने लगे ड्रेसिंग में देखने लगी। मेरी दूधिया रंगत पर सुर्ख लाल जोड़ा बहुत जच रहा था। फिर मैंने सामने रखी सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर अपने खुले हसीन बालों को आगे किया। अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहनी और अपनी चुनरी भी अपने सर पर ओढ़ ली और अपने बेड पर बैठकर घूंघट निकालने लगी। बस शायद ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें हर लड़की रखती है। बाबा घर पर नहीं थे। मुझे लगा मैं अकेली ही हूँ, इसलिए मैंने अपना शादी का जोड़ा पहन लिया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था जिस जानवर के अस्तित्व को मैंने नजरअंदाज कर दिया था वो मेरा क्या हश्र कर सकता है। ऐन उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुला। वो रीछ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें उस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत मुझे देखकर लाल हो रही थी। मुझे यूं लाल कपड़ों में देखकर वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा था। मैं तो अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि जब वो मुझ पर झपट पड़ा। एक चीख मेरे मुंह से निकली और फिर उसने मेरे कपड़े। मैं 12 साल की थी जब बाबा एक रीछ को घर ले आए। मेरे बाबा पहले बंदर का तमाशा लोगों को दिखाते थे। यही मेरे बाबा की कमाई का जरिया था। लेकिन अभी चंद दिन पहले मेरा प्यारा सा बंदर मर गया था। मैं बहुत रोई थी। उसके मरने पर 3 दिन मुझे उस बंदर की जुदाई में बुखार चढ़ा रहा। अभी भी माँ मेरी मिन्नत खुशामद करके मुझे खाना खिला रही थी जब बाबा घर में रीछ को ले आए थे। काला स्याह रंगत वाला मोटे भद्दे बेढंगे वजूद का वो वनमानुस किस्म का रीछ देखकर तो मैं डरकर माँ के पीछे छुप गई थी। वो भी मुझे ही देख रहा था, एकटक बिना आंखें झपकाए। मेरी माँ कहने लगी, रामू ये तू किसे उठा लाया है? तू तो बंदर लेने गया था। इस भारी भरकम वजूद वाले रीछ को देखकर माँ भी कुछ घबरा गई थी। जो कद काठ में अगर खड़ा होता तो बाबा से भी बड़ा लगता। बाबा कहने लगे, आजकल लोग बंदर का तमाशा इतने शौक से नहीं देखते जितना रीछ का देखते हैं। ये मुझे सस्ता मिल गया है और पहले से सारे खेल दिखाना भी सीखा हुआ है। मुझे इस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बाबा की बात पर माँ हैरान हुई थी। कहने लगी, इसके मालिक ने इसे इतना सस्ता क्यों दे दिया? फिर बाबा कहने लगे, ये तो मुझे नहीं मालूम, बस कह रहा था वैसे तो ये रीछ बहुत अच्छा है, लेकिन बस इसमें एक बुराई है। हसीन औरतों को सुर्ख लाल रंग में देख ले तो बिदक जाता है। बाबा की ये बात सुनकर मेरी माँ की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, रामू फिर तू इसे क्यों उठा लाया है? अगर ये तमाशे के बीच में बिदक गया तो कौन संभालेगा इसे? मेरी माँ की बात पर बाबा संतुष्ट थे। कहने लगे, मेरे पास इसका भी हल है। मैं इसे काला चश्मा पहना दूंगा ताकि इसे हर औरत काली लगे। मेरी माँ इस बात से संतुष्ट नहीं हुई थी। कहने लगी, इसे तू घर पर रखेगा, अगर यह हमें नुकसान पहुंचा दे तो? माँ का खौफ अपनी जगह कायम था। बाबा हंसने लगे। कहने लगे, बेफिक्र रहो गुलाबो, तेरी गहरी सांवली रंगत पर यह रीछ आशिक होने वाला नहीं है। ये तो मेरी किस्मत फूटी थी जो तू मुझे मिल गई। मेरे बाबा माँ की रंगत का यूं ही मजाक उड़ाते थे। हालांकि मेरे माँ बाप दोनों ही गहरी रंगत के मालिक थे, लेकिन मैं न जाने किस पर चली गई थी। मेरी रंगत दूध जैसी सफेद थी। उस वक्त मैं कम उम्र थी, शायद इसलिए मेरे बाबा को मेरा ख्याल ही नहीं आया कि हसीन तो मैं भी हूँ, या शायद मेरी किस्मत खराब थी। जब बाबा इस रीछ को घर के आंगन में तमाशा सिखाते तो वो बहुत जल्द बाबा की बात समझकर वैसा ही करने लगता जैसा बाबा उसे कहते। वो बेशक एक जानवर था, लेकिन समझबूझ अच्छी रखता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं उस रीछ से और वो मुझसे घुलने मिलने लगे। मैंने अपने प्यारे बंदर को खोया था, इसलिए मुझे एक ऐसा ही जानवर चाहिए था। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, कोई बहन भाई था नहीं जिससे जी लगाती। जब मैं 18 साल की हुई तो रीछ मेरा इतना आदी हो चुका था कि जब तक मैं उसे अपने हाथ से खाना ना खिलाती वो भूखा ही बैठा रहता। माँ बाबा किसी के हाथ से नहीं खाता था, लेकिन इतने दिन से मुझे उसकी नजरें ठीक नहीं लग रही थी। जब भी मैं उसे खाना खिलाने जाती तो वो मेरे बिल्कुल करीब हो जाता। 4 साल से वो हमारे घर रह रहा था, तमाशा भी अच्छा दिखाता था। मेरे बाबा ने उससे अच्छी कमाई हासिल कर ली थी, लेकिन अब मुझे उसकी नजर अजीब सी लगने लगी थी। वो मुझे किसी बेहुदा मर्द की तरह सर से पैर तक देखने लगा था। जब तक मैं आंगन में काम करती रहती उसकी नजरों की ताक में रहती थी। कभी कभी तो मुझे उसकी नजरें अपने अस्तित्व पर चुभती हुई महसूस होने लगती।
जब मैं उसे देखती तो सोचती कि वो तो एक जानवर है, भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आज जो हरकत उस बालू ने मेरे साथ की, मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। मेरे सुनहरे बाल अब कमर तक जाने लगे थे। मैं नहाकर अपने बाल सुखा रही थी जब माँ ने मुझसे कहा कि इस रीछ के बच्चे ने अच्छे नखरे पाल रखे हैं। कहा भी है तुम नहाने गई हो, खाना मेरे हाथ से खा ले, मगर नहीं, मजाल है जो इसने एक निवाला भी मेरे हाथ से खाया हो। अब जा और जाकर खिला उसे खाना। शाम होते ही तेरा बाबा आ जाएगा और फिर इसे तमाशे के लिए ले जाएगा। मैं तौलिए में अपने बाल सुखा रही थी। माँ की अफरा तफरी मचाने पर खुले बालों में ही बाहर आ गई। उस बालू के लिए एक तसले में कच्ची मछलियां रखी थी। मैंने वो उठाई और बालू के पास चली गई। वो मुझसे नाराज था क्योंकि खाना वो मेरे हाथ से ही खाता था, इसलिए रुख मोड़े मुंह फुलाए बैठा था। मुझे पता था कि वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। मैंने उसे पुकारा तो उसने चोर नजरों से मुझे देखा, लेकिन जब मुझे देखा तो आंखें झपकना भूल गया। मैं उसके पास गई, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वो मुझे बेखुद सा होकर देख रहा था। मैंने उसे हाथ से मछली खिलाई। जब तक वो खाता रहा मुझे ही देखता रहा। जैसे ही मैं खाली तसला वापस ले जाने लगी, उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ बड़ी जोर से खींचा। अगले ही पल में अचानक उसके सीने से जा लगी थी। वो मुझे अपने दोनों बाजू के साए में ले चुका था। मैं तो उसकी इस जुर्रत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो बहुत नरमी से मेरे बालों को सहला रहा था। मेरा पूरा वजूद करंट लगने जैसा कांपा था। मैं झट से उससे पीछे हटी थी और वहां से वापस किचन में आ गई। चंद लम्हों का खेल था, लेकिन मुझ पर तो जैसे खौफ सा जारी हो गया था। उस रीछ के भद्दे वजूद का स्पर्श और काले घने बाल अपना नाजुक वजूद में झुरझुरी सी लेकर रह गई थी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी जिसके लम्हा भर की संगत ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया, वो मेरे साथ करने क्या वाला है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे उस रीछ से खौफ आने लगा था। मैं अब वो खाने का तसला वही उसके करीब रखकर वापसी चली जाती थी। वो बालू किसी से कुछ नहीं कहता था। अब तक वो एक पालतू जानवर की तरह 4 साल हमारे साथ रहा था। पहले पहल तो बाबा उसे जंजीर बांधकर आंगन के एक कोने में बैठाकर उसकी जंजीर को लोहे के कड़े के साथ ताला लगा देते थे ताकि भागने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। लेकिन जब उस रीछ ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो बाबा ने उसे आजाद छोड़ दिया था। और अब तक उसने हमें कुछ नहीं कहा था। जहाँ उसकी जगह बनी हुई थी वो खामोशी से वहीं बैठ जाता था। आंगन में किचन बना हुआ था और कमरों के खिड़की दरवाजे भी आंगन में ही थे। एक रात मुझे ये लगा कि जैसे मेरे कमरे की खिड़की पर एक काला सा साया है। मैं कमरे में गुप अंधेरा करके सोती थी। गहरी नींद के बावजूद मुझे अपने वजूद पर एक तेजी सी महसूस हो रही थी। मेरे अंदर इस कदर बेचैनी सी पैदा हुई कि मेरी आंख खुल गई। जब मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी तो मुझे एक काला साया सा नजर आने लगा। मैं तो उसे देखकर डर गई थी। उस वक्त हमारे घर पर कौन आ सकता था? या कोई चोर था? पहला ख्याल मुझे यही आया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे घर तो रीछ मौजूद है। कौन होगा जो रीछ के होते हुए हमारे घर में आ सके? लेकिन फिर भी मैं बड़े एहतियात से कदम उठाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने आंगन का जायजा लिया तो पूरा आंगन खाली था। रीछ भी अपनी जगह लेटा हुआ था। मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन एक ख्याल मुझ पर यह भी गुजरा कि जैसे शायद वो रीछ मुझे खिड़की से देख रहा है, क्योंकि जो मैंने साया देखा था वो हूबहू उस भालू जैसा ही था। मगर मैंने इस ख्याल को झटक दिया। एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, अपने घर के करीब थी, जब हमारे मोहल्ले के एक लोफर से लड़के ने मुझे देखकर सीटी बजाई। जैसे ही मेरी उस पर नजर पड़ी वो मुझे आंख मारने लगा। ये देखकर मेरा तो चेहरा गुस्से से तमतमासा गया था। मैंने गुस्से से नजरें हटाई और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गई। लेकिन वो लड़का मुझसे ज्यादा तेज चलता हुआ मेरे पास आ गया और एकदम ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझसे कहने लगा कि जब से उसने मुझे देखा है वो मेरा दीवाना हो गया है, मुझसे मोहब्बत करता है। ये कहते हुए उस बेशरम लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि वो मेरा हाथ छोड़े, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन उस वक्त मेरी गली सुनसान थी। वहां मेरे और उस लड़के के अलावा कोई और न था, इसलिए वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। कहने लगा तुम मुझसे शादी पर अपनी रजामंदी दे दो वरना मैं। ये कहकर उसने अपनी जेब से छुरी निकाल ली। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। कहने लगा मैं अपनी जान ले लूंगा। मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती है, मेरा हाथ छोड़ो। इससे पहले कि वो और मुझे जज करता, मेरे घर की दीवार छोटी थी, इसलिए दीवार से गली साफ नजर आती थी। न जाने कैसे उस रीछ ने ये सब देख लिया। वो दीवार कूदकर भागता हुआ मेरे पास पहुंच गया। वो लड़का मेरे पास एक रीछ को देखकर डरकर पीछे हट गया। लेकिन उस वक्त उस रीछ की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी।
उसने उस लड़के की टांग खींचकर उसे जमीन पर गिराया और फिर आंखों में जहर भरे अंदाज से उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगा। वो लड़का चीखने और चिल्लाने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी तेज धार वाली छुरी से रीछ के हाथों पैरों पर भी वार किए ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन रीछ पर तो जैसे कोई जुनून सवार हो चुका था। उस लड़के की चीखने की आवाजें सुनकर सब लोगों के दरवाजे खुल गए। बहुत से मर्द उस रीछ से उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुझे ये डर हुआ कि कहीं ये रीछ उस लड़के को जान से ही ना मार डाले। मैं आगे बढ़ी और उसे कहा कि वो उस लड़के को छोड़ दे। मेरे ये कहने की देर थी कि वो रीछ उस लड़के से पीछे हट गया। मैं उसे अपने साथ घर लाई तो दरवाजे पर मेरी माँ बहुत गुस्से से खड़ी थी, शायद शोर सुनकर बाहर आई थी। हम घर में दाखिल हुए तो माँ उस रीछ पर चीखने चिल्लाने लगी कि उसे क्या जरूरत पड़ी थी उस लड़के पर हमला करने की। अगर वो मर जाता तो केस तो मेरे पति पर ही होता। वो रीछ चुपचाप सुर्ख आंखें लिए मेरी माँ की डांट सुनता रहा। जब बाबा घर आए तो मोहल्ले वालों ने पहले ही उन्हें रीछ की सारी कारस्तानी सुना दी थी। उस लड़के की 2-3 पसलियां टूट चुकी थी और वो काफी जख्मी भी था। बाबा को मोहल्ले की पुलिस ने आखिरी वार्निंग भी दी कि अगर इस बालू ने दोबारा किसी को यूं जख्मी किया तो केस बाबा पर होगा। बाबा भी बहुत गुस्से में थे। बाबा ने आंगन में रखा मोटा डंडा पकड़ा और उस रीछ को मारने लगे। मुझे हैरत थी कि वो चुपचाप मेरे बाबा की मार खा रहा था, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त न हुआ। मैं उसके सामने आ गई। बाबा से कहा पहले वो मेरी बात सुन ले। मैंने उस लड़के की सारी घटिया हरकत बाबा को बता दी। ये सुनकर माँ बाबा चुप हो गए और अंदर कमरे में चले गए। मेरी माँ ने आज उस रीछ को खाना भी नहीं दिया था। मैंने जल्दी से फ्रिज खोली, वहां से मछली निकालकर तसले में रखी और उस रीछ को खिलाने लगी। आखिर उसने मुझे उस लड़के से बचाया था। मुझे तो लगा उसने नमक हलाली निभाई है। पहली बार मैंने उस रीछ की आंखों में आंसू बहते हुए देखे थे। पहली बार मुझे उस बेजुबान पर बहुत तरस आया था, न जाने क्यों, लेकिन मैंने पहली बार उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। वो अब भी मुझे एक टक देख रहा था। मैंने उसे अपने हाथों से मछली खिलाई और फिर अचानक से मेरी नजर उसके काले भद्दे स्याह बालों वाले वजूद पर पड़ी जिससे खून रिस रहा था। मुझे एकदम से याद आया कि उस लड़के ने हाथ में तेज धार की छुरी पकड़ी हुई थी। अपने बचाव के लिए उसने रीछ पर वार किए थे। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं फौरन उठी और डेटोल और जख्मों की दवा लेकर आई। उसके जख्मों को साफ किया, उस पर दवा लगाई। वो एक टक मुझे देख रहा था। उसकी गोल गोल आंखों में मेरे लिए शायद धन्यवाद था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। रात को सोने के लिए लेटी तो मुझे याद आने लगा कि कैसे उस रीछ ने मेरी उस बदतमीज लड़के से जान छुड़ाई थी। मेरे दिल में उसके लिए एक नरम मिजाज सा बन गया था, लेकिन शायद यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई थी। मैं भूल गई थी कि वो एक जानवर है। अब मैं उस रीछ का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। माँ की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे बुखार रहने लगा था, इसलिए वो बाबा के साथ डॉक्टर के पास चली जाती थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भी लंबी कतारें लगी रहती हैं, 3-4 घंटे लग जाते थे। एक बार बाबा माँ को सुबह ही डॉक्टर के पास ले गए। मैं और वो रीछ घर में अकेले थे। मैं गहरी नींद सो रही थी। कॉलेज की भी छुट्टियां थी, इसलिए मैंने उठने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे लगा जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मेरी कमर पर मुझे किसी के हाथ का एहसास हुआ। एकदम से मेरी आंख खुली। मैंने पलटकर देखा तो सामने वही रीछ था जो उस वक्त मेरे बहुत करीब था। मैं एकदम से पीछे हटी और उठकर बैठ गई। आज तक उसने ऐसी जरूरत नहीं की थी कि मेरे कमरे में वो घुस आए। उसकी आंखों में उस वक्त मेरे लिए क्या था मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। मैं बेड की दूसरी तरफ से नीचे उतर गई। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो, जाओ बाहर। वो मेरी बात समझता था और इशारों से अपनी बात भी समझा देता था। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर नहीं गया, बल्कि मेरे पास आ गया। मेरे पाँव के पास पहुंचकर अपनी जुबान से मेरे पाँव चाटने लगा। मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। वो ये क्या कर रहा था? क्योंकि वो एक तमाशाई रीछ था, इसलिए अपनी हरकतों से अपनी बात समझाना जानता था। मुझे अपने भरे हुए जख्म दिखाने लगा, जैसे मुझे शुक्रिया कहना चाहता हो। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं उस वक्त अपना सांस रोके खड़ी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो मेरी जान में जान आई। मैं सोच चुकी थी कि बाबा आएंगे तो कह दूंगी कि इस रीछ को दोबारा से जंजीर पहनाकर जाया करे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इससे पहले ही मुझ पर कयामत बर्पा हो जाएगी। घर के दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरा बाप रोए जा रहा था। मैं ये देखकर हैरान परेशान सी हो गई। मैंने देखा तो माँ बाबा के साथ नहीं आई थी। मैंने कहा, बाबा माँ कहाँ है? उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए?
अभी मैं पूछ ही रही थी कि एक एम्बुलेंस वहां आकर रुक गई। मेरी माँ हॉस्पिटल गई तो अपने पैरों पर थी, लेकिन वापस उनका मुर्दा वजूद आया था। डॉक्टर ने मेरी माँ को एक गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके रिएक्शन से वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गई थी। ये सुनकर तो मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मुझसे अपनी माँ का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार मैं गस खाकर गिर रही थी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बाबा ही मुझे संभाल रहे थे। हमारा घर तो जैसे माँ के बगैर बिखर के रह गया था। इस सदमे के बावजूद भी मुझे अपना घर तो संभालना ही था, इसलिए अब घर पर मैं ही होती थी। मेरे बाबा भी उदास से हो गए थे। उरीच भी अपनी जगह चुप था। बाबा भी अब बीमार रहने लगे थे, इसलिए उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई। चंद दिन बाद ही मुझे एक औरत देखने आई। उसे मैं फौरन से पसंद भी आ गई। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे बाबा ने उस औरत से कहा वो मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। वो भी ऐसी ही ख्वाहिश रखती थी। सामने आंगन के कोने में बैठा वो रीच सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। 1 महीने बाद की तारीख तय हो चुकी थी। मेरे बाप के पास जो जमा पूंजी थी वो उससे मेरे दहेज की चीजें लाने लगा। मैंने ये बात नोट की कि वो रीच अब ठीक से कुछ खा भी नहीं रहा था। अब तो बाबा जब उसे काम के लिए जाने का कहते तो वो नहीं में सर हिलाने लगता। बाबा उसे घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश करते तो वो अपनी जगह जमकर खड़ा रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बाबा उसे डंडे से मार मार कर अपने साथ ले जाते। न जाने वो क्यों इस कदर परेशान करने लगा था। एक बार बाबा मेरे दहेज का सामान लेने गए तो उस वक्त मैं उस रीच को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खाने से मुंह फेर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया तो मुझे लगा मेरे बाबा आए होंगे, लेकिन मेरी सास आई थी। मेरी शादी को अब चंद दिन ही रह गए थे। वो मुझे शादी का सुर्ख लाल जोड़ा देकर चली गई। मैं आंगन में ही बहुत खुशी से अपनी चीजें देखने लगी, खुश होने लगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी शामत को खुद दावत दे दी। मैं अपने कमरे में गई और वो दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहन लिया। अपने बालों को भी खोल लिया। अपना सरापा सामने लगे ड्रेसिंग में देखने लगी। फिर सामने रखी सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर अपने खुले हसीन बालों को आगे किया। अपने हाथों पर सुर्ख चूड़ियां पहनी और अपनी शादी के जोड़े की चुनरी भी अपने सर पर ओढ़ ली और अपने बेड पर बैठकर घूंघट निकालने लगी। बस शायद ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें हर लड़की रखती है। बाबा घर पर नहीं थे। मुझे लगा मैं अकेली हूँ, इसलिए मैंने अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था जिस जानवर के अस्तित्व को मैंने नजरअंदाज कर दिया था वो मेरा क्या हश्र कर सकता है। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुला। वो रीच मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें उस वक्त सुर्ख हो रही थी। मुझे यूं सुर्ख लाल जोड़े में देखकर वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा था। मैं तो अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी जब वो मुझ पर झपट पड़ा। एक चीख मेरे मुंह से निकली। मैं उसे खुद से पीछे धकेलने लगी, लेकिन वो कोई इंसान तो था नहीं, और इंसान भी जब अपनी हवस पर उतर आए तो इंसान से जानवर बन जाता है। वो तो सचमुच का जानवर था। सुर्ख रंग में मुझे देखकर पागल हो चुका था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उस वक्त मेरी पुकार सुनने वाला शायद कोई न था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे लगा आज मेरी मौत पक्की है। मेरे पूरे शरीर पर गहरी खरोंचें पड़ चुकी थी। मेरा चेहरा बिगड़ चुका था। बाल बुरी तरह से बिखर चुके थे। मेरी हालत ऐसी थी कि लगता था अब सांस की डोर टूट जाएगी। जब वो रीच मुझसे अपनी हवस पूरी करके जा चुका था तो मैं उस काबिल भी न थी कि अपने वजूद को ढक सकूं। जब मेरे बाबा घर आए तो मेरी हालत देखकर रोने लगे। मैं बस मुश्किल से सांस ले रही थी। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। कई दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही, और जब भी मुझे होश आता तो मैं चीखने चिल्लाने लगती कि मुझे उस वहशी जानवर से बचाओ। मुझे खुद से नफरत सी महसूस होने लगी थी। जो कुछ मैंने सहा था कोई लड़की उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे बाबा उसको मार मार कर घर से निकाल कर दूर कहीं जंगल में छोड़ आए थे, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मुझे हर वक्त डर सताता था। मैं अक्सर रात को चिल्लाकर उठ बैठती थी। इस किस्से को 4 साल बीत चुके थे। मेरी असलियत जानकर भी मेरी सास ने मेरे ठीक होते ही मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। चीकू बहुत अच्छा लड़का है। मुझसे कभी मेरे माँ जी का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब भी कभी मैं कहीं रीच का तमाशा देख लूं तो मेरी हालत खराब होने लगती है। मैं रोने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। मेरी रूह पर जो घाव लग चुका है शायद जिंदगी भर मैं उसे भुला ना पाऊं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले।
मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।